हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशंस का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका। इसमें हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मोमेंटम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? जिस कि क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन. He was only executing the policy decision taken by someone else. कि हमने पाया था कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था. We noted the role of the prime minister in taking that decision. इस डिसीजन को लेने में प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो हमने नोट डाउन किया था. बट वी हैव ऑल्सो नो दैट he could not have taken that decision if he did not have the support from Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. हमने यह फैसला करने में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे. इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा सपोर्ट नहीं करती है तो वो किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on functionaries are collectively known as the executive. They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. Thus, we talk about the government, we usually means the executive. कि इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं. इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से जो है हम कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है. सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है. इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य जो है आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है, यानी एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें वो सारे ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इसीलिए जो है उन्हें एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है या कार्यपालिका भी कहा जाता है. अब है इसमें पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका जो है वो कौन है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव. कि किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका की 2 हिस्से होते हैं. वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. इन द सेकेंड कैटेगरी, ये राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें जनता चूज करती है, जो बड़े फैसले करते हैं. और दूसरा हम कहें कि इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, कि दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स इन, और वी कैन से सिविल सर्विसेज, कि उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक हम कहते हैं. पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं. दे रिमेन इन ऑफिस इवन वैन द रूलिंग पार्टी चेंज, कि वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, यानी कि अगर पार्टी मूव भी कर जाती है तो भी उनकी जो डेजिग्नेशन है वो एज इट इज़ रह जाती है. फिर हम कहें कि दीज ऑफिसर्स work under political executives and assist them in carrying out the day-to-day administration. You can recall the role of the political and non-political executives in case of the office momentum. कि हम कहें कि ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं. क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में जो हमने मोमेंटम की बात की थी में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं?
You might ask, why does the political executive have more power than the non political executives? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक और गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार उनके पास क्यों होते हैं, यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास में ज़्यादा पावर्स क्यों होती हैं एज कंपैरिजन ऑफ नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। वाई इज़ द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट्स, कि मंत्री जो हैं, मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होते हैं, उनके पास में ज़्यादा पावर्स क्यों होती हैं। द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। नौकरशाह जो है अमूमन अधिकतर जो है हम कहें कि अधिक शिक्षित होते हैं और उसे विषय की अधिक महारत भी जो हम कहेंगे या जानकारी जो है, नॉलेज जो है वो उनका ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन ऑफ द जो मिनिस्टर्स होते हैं। द एडवाइज़र वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट द इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर, कि वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ या हम कहें कि समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री, कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीक की जानकारी बहुत कम हो सकती है। यानी कई बार कई मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको तो किस चीज़ के मिनिस्टर उसकी नॉलेज नहीं होती, उस फील्ड के बारे में उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, और जो उनके नीचे काम करने वाले पीपल्स होते हैं उनको उनसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। This could easily happen in ministry like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? कि रक्षा है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों होता है, जबकि जो उनके एडवाइजर्स होते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले पीपल्स होते हैं, दैट दे हैव टू बी गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज कंपेरिजन ऑफ दीज मिनिस्टर्स, कि इन मिनिस्टर्स को इतना नॉलेज नहीं होता, फिर भी इनके पास में इतने पावर्स होते हैं कि डिसीजन जो होता है हर मैटर पे यही देते हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इसकी वजह जो है हम कहें कि बहुत ही सीधी है। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम, कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा जो होती है वो सर्वोपरि होती है। द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन द देयर बिहाफ, कि मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का पूरा अधिकार दिया गया होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। फिर हम कहें कि शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन, कि वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। फिर हम कहें कि दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन, इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑन ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस on policy should be made. The minister is not expected to be an expert in the matters of her ministry, कि मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है, यानी ये बात बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है कि जिस चीज़ का वो मिनिस्टर है क्या वो उस पर एक्सपर्ट है या नहीं है। तो लेकिन डिसीजन मैटर जो भी होते हैं वो उन्हीं मिनिस्टर्स के पास ही होते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर और हिम मोर दैन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज मिनिस्टर्स डिसाइड्स, कि हम करें कि सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञ की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं, यानी उनको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट important decision. Not the experts can tell the route, but someone with a large view decide the distinctions. इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल, कि दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है कि जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री
इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। यानी जो एक मिनिस्टर होता है, चाहे उसे उस फील्ड की नॉलेज है या नहीं है, लेकिन उनके जो एडवाइज़र्स होते हैं वो उनके सामने ढेर सारे ऑप्शंस रखते हैं, और जो जनता के अकॉर्डिंग सुटेबल ऑप्शन होता है दैट इज़ चूज बाय द मिनिस्टर। इट नॉट द मैटर दैट ही हैज़ टू बी नॉलेज ऑफ दैट फील्ड और नॉट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चीज़ से हमें ये पता चला है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो उस फील्ड के हैं या नहीं है, चाहे वो इतनी नॉलेज उनकी है कि नहीं, चाहे वो इतने एजुकेटेड हैं कि नहीं, बट डिसीजन मेकर जो हैं वो सारे के सारे वो मिनिस्टर्स ही होते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, कि प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था एक मानी जाती है। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि फिर भी हम कहें कि प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, but the president cannot appoint anyone she likes. The president appoints the leader of the majority party or the coalitions of the parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. तो हम कहें कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर हम कहें कि इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट। द Prime Minister does not have a fixed tenure. He continue in power so long as he remains the leader of the majority party or coalitions. कि हम कहें कि राष्ट्रपति लोकसभा में कि अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसे सदन में जो है बहुमत हासिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री का हम ये कहेंगे कार्यकाल जो होता है, टेन्योर जो होता है, वो तय नहीं होता है जब तक वह अपने पद पर रह सकता है। कब तक? कि जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता बना रहता है। यानी कि जो पावर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होते हैं, लेकिन उनको जो इलेक्ट जो है हम ये कहेंगे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किस बेसिस पे करेगा? कि जब उनकी मेजॉरिटी होगी उनकी पार्टी के अंदर उनके लीडर्स की, देन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी सिलेक्टेड। फिर हम बात करें इसमें आगे, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद में जो है हम कहें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि किन किन को कौन कौन से मंत्री बनाना है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशंस दैट हैज़ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, कि हम कहें कि ये मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत जो है हासिल होता है। Prime Minister is the free to choose minister as long as they are the member of parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the house of parliament within 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट्स एज मिनिस्टर, कि हम कहें कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के जो चयन के लिए है स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, बशर्ते वे सदन के क्या हों? सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन शर्त ये होती है कि उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से जो कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, में किसी एक का सदस्य चुना जाना ज़रूरी है। यानी अगर प्रधानमंत्री किसी को मंत्री बना रहे हैं और वो मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उसको टाइम दिया जाता है। उस 6 महीने के अंदर जो है उन्हें किसी भी जो है सभा का एक मेंबर बनना पड़ता है, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का। फिर हम कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट टास्क, की मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन जो है हम कहें कि जो विभिन्न स्तर जो हैं उनके 60 से 80 मंत्री होते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी or parties who are in charge of the major ministries. Usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of the council of ministers. Cabinet is the
द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स, कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, जो सबसे सीनियर्स होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, जो मेजर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको ये संभालते हैं। और उसके बाद में हम कहें कि कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का जो है शीर्ष समूह होता है, यानी टॉप लेवल का जो हम कहें कि ग्रुप होता है, इसमें करीब जो हम कहें कि 25 मिनिस्टर्स जो हैं इसके अंदर होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, की स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, तो इसमें हम कहें कि आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड, कि ये जो मंत्री होते हैं अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, वे विशेष रूप से आमंत्रण या आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की मीटिंग्स में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर है इसमें आपके मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, कि राज्य के जो मंत्री होते हैं उनके लिए हम बात करें कि सीएम जो होते हैं, आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू द असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, कि ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजन आर टेकन बाय द कैबिनेट मीटिंग्स, दैट is why parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. The cabinet works as a team. The ministers may have different views and opinion, but everyone has to own up to every decision of the कैबिनेट, कि हम कहें कि चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर इस बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री जो है सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, और हम ये कहें कि जो नौकरशाह होते हैं ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं। ये एक टीम के रूप में हम कहें कि कैबिनेट जो सचिवालय होता है उसकी मदद करते हैं। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह से हमने कहा कि किस तरह से ये एज अ टीम जो है पूरा ये काम करते हैं। इसके बाद में आपके पास में आते हैं कि प्रधानमंत्री के पास में कौन कौन से पावर्स हैं, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट वी हैव टू बी डिस्कस in our next video. So thank you for watching it.